बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूँ केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल हैं वो हम लोग लगा चुके हैं। अब बारी है कि इस चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाए और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया जाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और वो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो कॉपी और पेन उठाइए और डालिए हेडिंग क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों, बात करते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, ये क्यों ली गई। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन के स्टेटस की बात की जाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन का स्टेटस क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो चार बातें, चार इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं हमें। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की हर चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें चार बातें पता होनी चाहिए। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। सपोज दैट हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। अब थर्ड शेल में अगर है तो एस सब शेल हो सकती है, पी सब शेल हो सकती है, डी सब शेल भी हो सकती है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो है कि उस शेल के किस सब शेल में है। अब अगर मान लें पी सब शेल में है तो पी सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है। तीसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, और जो लास्ट इंफॉर्मेशन है फोर्थ, वो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा या नहीं पता है तो बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है शेल में, ये तो इसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है इस तरीके से। तो ये स्पिन क्लॉकवाइज हो सकती है या ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी इस तरीके से इधर की तरफ भी हो सकती है। तो स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमें ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन। तो इन सभी इंफॉर्मेशंस को बताने के लिए कुछ ये कोड नंबर्स दिए गए हैं। इन्हीं कोड नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, लिखेंगे आप दो लाइन में। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट एड्रेस की जगह आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। तो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा, सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से कॉमा, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चार ही क्वांटम नंबर्स दी गई हैं। तो लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद 4 क्वांटम नंबर्स आर गिवन। तो चार क्वांटम नंबर्स जो दी गई हैं उनमें से फर्स्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझते हैं। देखो, कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में जो कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज ऐसे करके देख लेते हैं। पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो जब आप ये लिखोगे तो बताओगे रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने स्मॉल एन यूज़ किया है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हालांकि हम लोग उसे नंबर ऑफ शेल बोल रहे थे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़े लिखे हो तो फिर आपको आंसर देना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जहाँ जहाँ भी एन का यूज़ किया था वो सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था।
तो ये पहली हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। ओबियसली ये हमें शेल की इंफॉर्मेशन देती है, कोई खास बात नहीं है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो शेल v फर्स्ट है, n इज इक्वल टू 2 है तो शेल सेकेंड है, n 3 है तो शेल थर्ड है। देखिए साथ में हम वोर मॉडल को भी लेते हुए चलते हैं या स्पेक्ट्रम को भी लेते हुए चलते हैं। एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मेन लाइंस मिलती थी जिनकी हम लोगों ने बात की थी, जिनको हमने कुछ सीरीजेज में डिवाइड किया था, लाइमन, बामर, पाश्चन, ये सब सीरीजेज में डिवाइड किया हुआ था। तो जो मेन लाइंस मिलती थी वो लाइंस किसकी वजह थी? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हायर शेल्स से लोअर शेल्स में। तो आप क्या क्या बताएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देती है? नंबर एक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स की इंफॉर्मेशन देती है और वहाँ पर हम बताएंगे कि अगर n1 है तो शेल k होगा, n2 है तो शेल l होगा, इस तरीके से। और ये भी बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस होती हैं, मेन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके अलावा n आपने कई जगह यूज़ किया है, n आपने जहाँ जहाँ भी यूज़ किया है वो सारी इंफॉर्मेशंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये भी आपने पढ़ा था, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। आप याद करिए MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये सारी चीज़ें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर भी n का यूज़ हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें n से मिलती हैं। तो जो बातें आपको बताई अभी सिंपल सी ही हैं ये बातें, ये सारी बातें हम अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी टफ तब बनेंगी जब हम इनसे क्वेश्चंस लगाएंगे, वैसे तो अभी ये आसान ही है। तो लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट में यहीं पे लिखेंगे इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहीं पे बता दें व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे शेल नंबर जो होगा, शेल कौन सी होगी? शेल इज इक्वल टू फर्स्ट। व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो इस केस में जो शेल होगी वो होगी सेकेंड, और आप ऐसा कुछ कह सकते हैं एंड सो ऑन, मतलब इसको हम आगे भी कैरी कर सकते हैं। यहीं पे लिखिएगा मेन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहाँ पर n1 और n2 जो हमने यूज़ किया था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ही थे। तो आपने लिखा मेन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट में सारी चीज़ें एक बार में ही ख़त्म कर देंगे। लिखिएगा इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ रेडियस ऑफ शेल, कॉमा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में लिख एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो बेटा जी ये हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो आप चाहें तो ये टर्म्स भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इसे स्मॉल एल से दिखाते हैं। सुनिएगा अब आप जरा ध्यान से।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो मेन लाइंस थी उनको एक्सप्लेन कर दिया था बोर मॉडल ने, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया था जब उस स्पेक्ट्रम को थोड़ा और अच्छे लेवल पे देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया था उन मेन लाइंस के ऊपर और नीचे कुछ फाइन लाइंस भी होती हैं। मतलब इस तरीके से जो मोटी लाइंस थी स्पेक्ट्रम की, इस तरीके से, इसके अलावा यहाँ पर कुछ फाइन लाइंस भी थी, महीन लाइंस भी थी। लाइंस मिलने का मतलब ये हुआ, भाई ये एक्सप्लेन कर दी थी, ये एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक शेल से दूसरे शेल में, जिसकी वजह से ये लाइंस मिलती हैं। इनको बोलते थे फाइन लाइंस, FINE, फाइन लाइंस। इन फाइन लाइंस को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये एक ड्रॉबैक था। तो फाइन लाइंस मिलने का मतलब ये हुआ, भाई ये तो शेल टू शेल ट्रांजिशन से हो रहा है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? बेसिकली शेल के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपको पता है, ये बात बताई तो जा ही चुकी है आपको, बस उसी को एलेबोरेट कर रहे हैं। शेल के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सब शेल्स, S, P, D, F ये होते हैं इस तरीके से, और इनकी एनर्जी भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो अगर P सबशेल से S सबशेल में आएगा तो किसी ना किसी फाइन लाइन को जनरेट करेगा। तो बात करें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर L है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी? नंबर 1 वही बताया जाएगा अबाउट सबशेल, ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। नंबर 2 जो फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती हैं आर एक्सप्लेन्ड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का किसी भी सब शेल में एंगुलर मोमेंटम होता है उसको भी इस क्वांटम नंबर से ही बताया जाता है। तो सबसे पहले आपने लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, फिर आप लिखें इसके बारे में gives information of subshell of electron, sorry, subshell gives information of subshells, gives information of subshells present in a shell, किसी भी शेल में कौन कौन सी सब शेल होंगी उनके बारे में, और सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए आप कह दोगे कि L की वैल्यू इतनी है, तो L की वैल्यू अगर पता लग जाएगी तो सब शेल्स भी पता लग जाएंगी। तो सब शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कैसे बेटा? अब एक चीज जरा समझो, अगर पहली शेल होती है तो आपको याद होगा हमने आपसे कहा था वहां पर केवल S सब शेल होती है। अगर दूसरी शेल है तो वहां S और P ये दो सब शेल्स होती हैं। तीसरी शेल है तो S, P, D। कुछ आपको ऐसा याद होगा हमने शेल को कहा था घर, हमने सब शेल को कहा था कमरा, और हमने ऑर्बिटल को कहा था बेड, इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन को मेंबर माना था। तो देखिएगा किसी भी घर में कितने कमरे होंगे ये डिपेंड करता है कि वो घर कौन सा है। भाई घर बहुत टाइप के थे, ऑर्डिनरी घर, बहुत गरीबी वाले घर, लग्जरी घर। जैसे पहला शेल जो होता है उसमें केवल एक कमरा होता है S वाला, S नाम का। दूसरे घर में S और P, इस तरीके से याद आ रहा होगा आपको। तो ये पढ़ाया हुआ था। मतलब कुल मिला के ये हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसी भी शेल में सबशेल्स की इंफॉर्मेशन देगी, या इलेक्ट्रॉन की सबशेल क्या है उसकी इंफॉर्मेशन देगी। हमें ये बात पता है कि सब शेल्स कौन कौन सी होंगी, ये डिपेंड करता है कि शेल कौन सा है। तो सीधी सी बात है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ N।
एल की कितनी वैल्यूज होंगी, एल की कितनी वैल्यूज होंगी ये किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ एन। यहीं पे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर n-1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर n 1 है तो l की कितनी वैल्यूज होंगी, 0 से लेकर n-1, मतलब 1-1 यानी 0 ही रहेगा, ओनली 1 वैल्यू। भाई 0 का मतलब ये मत समझिएगा नथिंग, 0 का मतलब l की एक वैल्यू निकल के आई है 0, और 0 किसी ना किसी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, ओनली 1 वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ जब n1 है तो l की केवल एक वैल्यू है, मतलब n1 पहली शेल में केवल s सबशेल है, और उस s सबशेल का कोड यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, 0 है, जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं n+l रूल में। तब देखिए जब n 2 है तो l की वैल्यूज 0 से लेकर n-1 यानी 2-1, तो 0 से 1 तक क्या आएगा, अब कितनी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, पक्का हो जाएगा। अगर n 3 है तो l की वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, यानी कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज। इस तरीके से तो 3 वैल्यूज आ गई, 0, 1 और 2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सब शेल के लिए L की क्या वैल्यू है, वो हालांकि पहले भी आपको पढ़ाया है लेकिन रिपीट कर रहे हैं। अगर सब शेल S है तो L की वैल्यू 0 होती है। ये देखो अगर P सब शेल है, देखो n2 पे ये S सब शेल और ये P के लिए L की वैल्यू 1, D है 2, F है 3, इस तरीके से ये L की वैल्यूज होती हैं। L के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल्स के बारे में लिखिएगा यहीं पे, दिस क्वांटम नंबर also explains fine lines of hydrogen spectrum, fine lines of hydrogen spectrum। जो फाइन लाइंस थी वो जो मेन लाइंस होती हैं उनके किनारे पे हुआ करती थी, फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा एक बात और लिखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम इन अ सब शेल, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ l+1, और ये आएगा इसके स्क्वायर रूट के बाहर आएगा h/2π, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ l+1, और जो h/2π है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कहाँ, सब शेल में, इसको भी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर की, जो होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
देखिए बेटा, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर से वही शुरुआत, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। जरा ध्यान देना, एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स थे वो सब सेम एनर्जी के थे, राइट। कहा था आपसे, इसको हम डीजनरेटेड स्टेट कहते हैं। हालांकि क्वांटम नंबर्स पहले दी गई और वो सारी बातें जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑर्बिटल्स, सबशेल, वो बाद में पढ़ाए गए थे, बाद में समझाए गए थे। तो है क्या, आपको एक बात और भी पढ़ाई थी, जब सोर्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सोर्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो लाइंस थी उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। मतलब जो मेन लाइन है, फाइन लाइंस हैं, वो और फाइन लाइंस में टूट जाती हैं। उनके दोनों तरफ क्या होता है, और छोटी छोटी लाइंस दिखाई देने लगती हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्टार्क इफेक्ट कहा था, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड को हमने जीमेंस इफेक्ट कहा था। इसको इसी क्वांटम नंबर ने समझाया। देखो हुआ क्या था, ध्यान देना। मान लो ये p सबशेल है और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं। ध्यान दीजिएगा, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py और एक का नाम होता है pz। इसका लोब x एक्सिस पे होता है, आगे चल के आपको बताया जाएगा। इसका y पे होता है और इसका z पे होता है, और इन तीनों की एनर्जी कैसी होती है, बराबर। अच्छा, इनमें जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज, और चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब इसको हम सोर्स प्रोड्यूसिंग स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉन वाली मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा। रिपल्शन या अट्रैक्शन सबके लिए बराबर नहीं होता है। px पे अलग लगेगा, py पे अलग लगेगा, pz पे अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ली है उसकी डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर, तो इन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगेगा। जब फोर्स अलग अलग लगेगा तो अब इनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं, या इनफैक्ट हम ऐसे कहें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द ऑर्बिटल्स, वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस को एक्वायर कर लेंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस को एक्वायर कर लेंगे। और वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस किसके बराबर होंगे, ऑर्बिटल्स के बराबर होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। हमको पता है सारे ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी के होते हैं, जिसको हम डीजनरेटेड स्टेट कहते हैं। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिपेल अट्रैक्ट जो भी करेंगे, जिससे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो जाएगी, अलग अलग। ऑर्बिटल्स की जब एनर्जी अलग अलग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा ऑफ द सेम सबशेल, तो भी लाइंस मिलेंगी। तभी तो कहा था जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो लाइंस थी, फाइन लाइंस, फर्दर उनकी स्प्लिटिंग हो गई। उसको जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट जो भी हम लोगों ने बोला था। तो वो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कौन समझाता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताती क्या है, पहली बात तो ये, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। कैसे? बाय गिविंग नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस पॉसिबल इन अ सबशेल। किसी भी इलेक्ट्रॉन के जितने भी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं इन अ सबशेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई बात, मतलब ऑर्बिटल्स का नंबर बताएगी इन अ सबशेल बाय गिविंग नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस, जो भी ओरिएंटेशंस वहां पे मिलते हैं।
और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम ये कह सकते हैं कि इससे ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझाया गया। सारा खेल तो वही है कि जो लाइंस आपको मिलती हैं वो अलग अलग एनर्जी की वजह से मिलती हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो फिर एमिशन होता है और एमिशन से क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। तो जो बड़ी वाली लाइंस थी, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस था वो कौन समझाएगा, वो समझाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिखिएगा रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर gives the number of orbitals, magnetic quantum number gives the number of orbitals in a subshell, gives the number of orbitals in a subshell by giving number of orientations of electron possible in a subshell when it is placed in magnetic field, when it is placed in external magnetic field। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई ऑर्बिटल्स के बारे में। अच्छा, ये बात आपको पता है किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो डिपेंड करेगा कि सब शेल कौन सा है। अगर एस सब शेल है तो ऑर्बिटल एक ही होता है, मतलब एक ही ओरिएंटेशन। अगर सब शेल P है तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 3 ओरिएंटेशन। तो फिर से वही नेक्स्ट पॉइंट आएगा, लिखेंगे वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ किस पे, L पे। फॉर a given value of L, number of values of M is equal to -L से लेकर +L तक। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर L 0 है तो M 0 ही होगा। अब -0 से +0 का कोई सेंस नहीं हुआ, मतलब अगर L की वैल्यू 0 है यानी S सबशेल है तो S सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा। देखो पहला एग्जाम्पल, अगर L 1 है मतलब P सबशेल तो M होगा -1 से +1 तक, यानी -1, 0 और +1। ये P सबशेल है। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, इसलिए M की कितनी वैल्यूज आई, -1, 0 और +1। अच्छा, NCERT कहती है कि P सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, Px, Py और Pz। किसके लिए M की कौन सी वैल्यू लें? NCERT ने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। NCERT ने कहा नॉर्मली सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, तो किसी के लिए भी M की कोई वैल्यू ले लो। जैसे Px के लिए आपने अगर -1 ले लिया तो अब Py या Pz के लिए -1 नहीं लेना है, अब इनमें से जो बची 2 वैल्यूज हैं वो लेना है। मतलब NCERT ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आप M की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, L = 1 के लिए M की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करें, स्पेसिफाई करें कि Px के लिए -1, Py के लिए 0 और Pz के लिए +1। ऐसा कुछ भी NCERT ने नहीं कहा है, लेकिन अदर बुक्स में थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है, लेकिन वो भी बिना मतलब का ही है। जैसे ऐसा बोला है जो Pz है उसके लिए M कितना ले लें, 0, और Px और Py इन दोनों के लिए आप जो M लें वो चाहे +1 लें या फिर -1 लें, ऐसा बोला है।
फायदा क्या हुआ भाई, अगर स्पेसिफाई करना था तो पूरा स्पेसिफाई करते, पूरा स्पेसिफाई तो किया नहीं। ऐसा बोला गया है अदर बुक्स में जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो इस बात को अगर नोट करें तो ऐसे करके नोट करना कि ये ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं अकॉर्डिंग टू IUPAC या NCERT, ठीक है। तो इसको हम यही मान के चलेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो भी वैल्यू पॉसिबल है m की, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे PZ के लिए हम चाहें तो m की वैल्यू +1 या -1 भी ले सकते हैं। अब +2 तो ले नहीं सकते। +2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो पक्का है अगर L 1 है तो m -1 0 या +1 ही होगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो चलन है, चलन का मतलब क्या होता है, ट्रेंड, जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये है, ट्रेंड में ये है कि ऐसे करके बनाए जाते हैं ऑर्बिटल, इसका नाम होता है px, इसका नाम होता है py, ऐसे pz रखते हैं और शुरू कर देते हैं -1 0 +1, ये ट्रेंड है। तो बड़ा भैया घनचक्कर वाली बात है यहाँ पे बहुत ही। तो आप कुछ भी ना सोचें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं फंसने वाला है जहाँ पर आपसे कहा जाए कि आप m की वैल्यू को स्पेसिफाई करो। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके ये सारे कन्फ्यूजन्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ था कि चल क्या क्या रहा है। तो NCERT के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जब L = नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 है तो m की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, ये अलग से है, बिल्कुल बाई हाथ चीज़ है। m -2 -1 क्या आएगा, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2 ये वैल्यूज़ आएंगी। क्योंकि जब L 2 है तो L 2 होने का मतलब हुआ ये कौन सा सबशेल है, ये सबशेल है D, और D सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं 5, इसलिए m की 5 वैल्यूज़ आई। फिर से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो बेटा जो D के ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं 2 3 4 5, dx/, dy/z, dz(x), dx², y², dz²। ध्यान दें, m की वैल्यूज को जो अदर बुक्स ने, नॉट इन NCERT, तो ये बात आप स्पेसिफाई कर दें अदर बुक्स में, इसके लिए तो m कितना ले लिया 0, और dx/, और इसके लिए +-2, और इसके लिए +-1, ऐसे करके ये वैल्यूज़ को लिया गया। बट आपको ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ये आप अलग से ही बिल्कुल ये चीज़, जैसे हमने आपको वहाँ पे बताया था ये वाला, अलग से ही इसको लिख के बंद कर दो। अगर कोई ज़्यादा बकैती दिखाए कि बताओ इसको भी बताओ तो उसके लिए ये है, अदरवाइज एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये आपने लिखा m से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या बताएगा, ओरिएंटेशंस यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। m की कितनी वैल्यूज़ होंगी ये आपको बता दिया, ये बता दिया जो ज़रूरत नहीं थी। एक बात और लिखिएगा, इट एक्सप्लेन्स या दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स splitting of spectral lines in magnetic field and electric field, that is, पहले मैग्नेटिक ली थी, that is Siemens effect and Stark effect। मैग्नेटिक फील्ड में जीमैन इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। आखिरी वाली जो क्वांटम नंबर है वो है 4th स्पिन क्वांटम नंबर।
तो फोर्थ डालिए हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर। देखते हैं बेटा फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। लिखें रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। इसे स्मॉल एस से दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं। इससे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलती है और कुछ भी नहीं। देखो बेटा जो क्वांटम नंबर्स हैं प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, तीनों वेव मैकेनिक्स से निकल के आई थी। और ये जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इकलौती क्वांटम नंबर है जिसका वेव मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सी क्वांटम नंबर की ओरिजिन वेव मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं हुई, तो आंसर देना होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी फिक्स नहीं है। पहली बात तो इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, एक क्लॉक वाइज के लिए और एक एंटी क्लॉक वाइज के लिए। अब क्लॉक वाइज के लिए क्या वैल्यू लें, एंटी क्लॉक वाइज के लिए क्या वैल्यू लें, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जनरली +½ लेते हैं क्लॉक वाइज स्पिन के लिए और -½ लेते हैं एंटी क्लॉक वाइज स्पिन के लिए। लेकिन जो +½ और -½ वैल्यूज का लेना भी आईआईटी में आए एक क्वेश्चन ने फेल कर दिया। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बस उन्होंने कहा था कि +½ एंड -½ वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे कुछ पूछा गया था। और उसमें कई ऑप्शंस थे, तो ऐसा भी था कि +½ क्लॉक वाइज, -½ एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन जो ऑप्शन सही माना गया था वो ये ऐसा कुछ था कि एस की कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, एस की कोई भी वैल्यू, कोई भी दो वैल्यूज ली जा सकती हैं। स्कूल लेवल पे अगर आप ये बात करोगे तो समझ में नहीं आएगी लोगों के। स्कूल लेवल पे यही समझ में आएगा कि जब आप +½ लोगे s = तो उसका मतलब क्लॉक वाइज स्पिन, और s जब आप -½ लोगे तो उसका मतलब एंटी क्लॉक वाइज स्पिन। लेकिन सच ये है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से इसकी ओरिजिन ही नहीं हुई, इसलिए इसकी कोई भी वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। कोई भी दो वैल्यूज ली जा सकती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की रिप्रेजेंट करने के लिए स्पिन्स को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फिलहाल लिख लीजिए रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। नेक्स्ट बात, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहीं पे एक नोट लिखो बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा नोट अभी 2000 का चल रहा है, 2000 का नोट लिखो। दिस क्वांटम नंबर इज नॉट गिवन इन वेव मैकेनिक्स या इन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फुल स्टॉप के बाद एनी टू वैल्यूज ऑफ s कैन बी टेकन। एनी टू वैल्यूज ऑफ s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, कैन बी टेकन कॉमा लगा के, वन फॉर क्लॉक वाइज स्पिन एंड अदर फॉर एंटी क्लॉक वाइज स्पिन। लेकिन जनरली, या चाहे तो आप ऐसे ले लें, ये आपका जो पॉइंट था ये एकेडमिक लेवल का नहीं था, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का ही पॉइंट था, नोट। फिर आप ऐसे बता सकते हैं, अगर s लिया है आपने +½ ये आपका एकेडमिक में चलता है, तो ये है क्लॉक वाइज स्पिन
और अगर s है -12 तो ये है किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हमने आपको बताई। क्वांटम नंबर्स से बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस कराने बाकी हैं अभी आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो दो क्वांटम नंबर्स हैं, कौन सी बीच में जो दो हैं, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस आपको परोसे जाएंगे, जायकेदार क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट से क्वेश्चंस, उनको आप एंजॉय करिएगा। आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।